नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज शनिवार है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक नहीं, स्पेशल रिपोर्ट। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जैसे ही एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स में प्रिडिक्ट किया गया था, नतीजे उसी लाइन और लेंथ पर आए थे। कांग्रेस क्लियर कट विनर रही, 224 में से 136 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। बीजेपी 70 के आंकड़े से भी नीचे रह गई और जेडीएस 19 सीटों पर सिमट गई है। इन चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस रिवाइव हुई है, मजबूती से कमबैक किया है और कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि अब 2024 में बीजेपी के सामने कांग्रेस ही होगी। क्या राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? क्या कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस की हवा बनने लगी है? सवाल ये सारे इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ने राहुल को मोदी के सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। जीत है, जश्न है, खुशी है, विजय गान है, तालियां हैं, नारे हैं। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक पार्टी लीडरशिप का बखान है। राहुल, सोनिया, प्रियंका का गुणगान है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के लिए सब कुछ नियर टू परफेक्ट है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि बीजेपी के फिर से पावर को रिटेन करने का सपना टूट गया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की झोली वोटों से भर दी। राहुल गांधी ने नतीजों का इंतजार किया और फिर दिल्ली से कर्नाटक तक लीडर्स का, वोटर्स का धन्यवाद दिया। कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी का विक्ट्री संबोधन छोटा था, सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर फोकस था। जनता को थैंक यू कहने के बाद राहुल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला किया। कह दिया कि इस बार जनता ने नफरत के बजाय मोहब्बत को चुना है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। फुल मेजॉरिटी वाली जीत के बाद राहुल का जोश हाई है। पार्टी के लीडर्स अभी से 24 की तैयारियों पर चर्चा करने लगे हैं। राहुल को मोदी के सामने प्रोजेक्ट करने लगे हैं। I hope that all non-BJP parties come together. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. पार्टी के लीडर्स के इन बयानों ने नए सवाल की चिंगारी को सुलगा दिया है। क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मेगा विक्ट्री के बाद 2024 में राहुल बना मोदी की जंग का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है? क्या कर्नाटक की जीत पर सवार कांग्रेस अब बीजेपी के सामने मेन ऑपोजिशन बनने वाली है? क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 में राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? क्या कर्नाटक जीत के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की हवा बनने लगी है? Finally, poor people won this election. This is the clear narrative of this election. This is one of the milestone of the 2024 election. पीएम नरेंद्र मोदी के सामने राहुल को प्रोजेक्ट करने वाले ये बयान पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं। जाहिर है राहुल को जिस बूस्टर डोज की जरूरत थी वो उन्हें कर्नाटक के चुनाव से मिलने लगा है, मगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की टेम्पलेट बिल्कुल अलग है। इसीलिए कर्नाटक चुनाव के नतीजे लोकसभा की 28 सीटों पर कितना असर डालेंगे, ये कहना किसी के लिए भी जल्दबाजी होगा। कर्नाटक के नतीजों का कितना इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की विक्ट्री के पीछे एक बड़ा इम्पैक्ट और टर्निंग पॉइंट बनी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक फतह का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है। तो क्या वाकई कर्नाटक कांग्रेस से इमोशनली जुड़ गया है या कांग्रेस की जीत का फैक्टर कुछ और है? अब इसे समझिए।
दक्षिण के दुर्ग पर कांग्रेस का हाथ मजबूत होने का एक बड़ा फैक्टर बना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 21 दिन कर्नाटक में गुजारे। कर्नाटक में करीब 511 किलोमीटर राहुल पैदल चले, लोगों से इमोशनली कनेक्ट हुए। कर्नाटक की जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट हुआ, राहुल कर्नाटक के जिन जिलों से यात्रा लेकर गुजरे थे वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये भी जान लीजिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के 7 जिलों से गुजरी, जिनमें रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चामराजनगर, मांड्या, मैसूर और तुमकुरू जिले शामिल हैं। इन 7 जिलों में विधानसभा की 51 सीटें, जिनमें से 73% यानी 37 सीट कांग्रेस के खाते में गई। जेडीएस को 8 सीट मिली, जबकि 10% वोट शेयर के साथ बीजेपी 10 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक जीत की टेम्पलेट ऐसे ही सेट नहीं की। भले ही राहुल की 511 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट 51 सीटों पर रहा, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जिन 20 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरी, उनमें से 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। नतीजों से गदगद प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विजय का क्रेडिट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। कर्नाटक चुनाव नतीजों की बात चली तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र तक भी पहुंची। यहां भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और उसके इम्पैक्ट पर खुलकर बातें होने लगी। कांग्रेस खेमे से अलग एनसीपी के चीफ भी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का चेहरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिर बांध रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिला है। ये सही है कि भारत जोड़ो यात्रा से माहौल तो बना था, और कई सियासी जानकारों के मुताबिक राहुल की सदस्यता जाने के बाद कर्नाटक की जनता उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगी, और शायद ये भी कांग्रेस की जीत के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इमोशनल कनेक्ट के साथ ग्राउंड पर भी काम करना होता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, वोटर्स को कन्विंस करना पड़ता है, और इसीलिए पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करती है ताकि जनता तक अपनी बात, अपने वादे और दावे आसानी से पहुंचाए जा सके। अब जहां तक कर्नाटक चुनाव के नतीजों की बात है, तो इन्हें देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो वो 5 गारंटी थी या 5 गारंटी वाला प्लान था, वो जनता को बहुत पसंद आया। लोकल मुद्दों पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना जनता को पसंद आया। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो जनता को समझ में आए, उससे जनता ने कनेक्ट किया, और शायद इसीलिए जनता ने हाथ में पकड़ा हुआ कमल छोड़ दिया। एक 135 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस के अघोषित लीडर राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आए तो वो सिर्फ 141 सेकंड तक मीडिया से रूबरू हुए। राहुल ने अपनी बात रखी, सवालों के जवाब नहीं दिए, मगर 2 मिनट में ये जरूर बता दिया कि कर्नाटक चुनाव में वोट मिलने की रेसिपी, जीत का तड़का और बहुमत का झोंक किस तरह लगा। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। असल में इस बार कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही फोकस कर्नाटक के लोकल मुद्दों पर रहा। कांग्रेस ने इस बार जनता की नब्ज पकड़ी, पार्टी के लीडर्स ग्राउंड पर गए, काडर एकजुट था और चुनाव की प्रिपरेशन काफी वक्त पहले से शुरू हो चुकी थी। इसी के आधार पर कांग्रेस ने 5 गारंटी तैयार की और इन्हें अलग अलग योजनाओं का नाम दिया। कर्नाटक की जनता को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। परिवार की हर महिला प्रमुख को 2000 रुपए प्रति महीना,
बीपीएल परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल देने की बात कही। कांग्रेस ने बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपए प्रति महीना, जबकि डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए महीना देने की बात मैनिफेस्टो में लिखी। महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस यानी KSRTC और BMTC की बस में फ्री ट्रैवल जैसे ऐलान किए गए। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन के लिए मुंबई सरकार के करप्शन वाले इशू के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का मजबूत बेस बनाया, अपनी स्ट्रेटजी को लोकल से वोकल बनाया और इस दांव की काट बीजेपी के पास नहीं थी। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को। इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित है। जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। इस सब के बीच शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव नतीजों को लेकर ट्वीट किया, कांग्रेस को जीत की बधाई दी और बीजेपी के वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ाया। मगर इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए ये जीत बड़ी है, क्योंकि काफी वक्त से पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। इसीलिए पार्टी के लीडर्स आने वाले चुनाव में भी लोकल इश्यूज उठाने की बात कर रहे हैं और कई नेता तो इसे जीत की गारंटी भी मान रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में लोकल इशू पर होमवर्क किया, बहुत अच्छे से किया और उसी का नतीजा रिजल्ट्स पर साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन उधर बीजेपी को लोकल इशू ही बैकफुट पर ले गए। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के अंतर कलह की जो खबरें आई थी, उनका इम्पैक्ट बीजेपी ने हार की शक्ल में देखा। दूसरा, बजरंग बली से लेकर मुसलमानों को रिजर्वेशन जैसे मुद्दों का असर भी नहीं दिखा। हालांकि कर्नाटक में मिली हार पर बीजेपी का अलग तर्क है। बीजेपी का कहना है कि उसका वोट शेयर बढ़ा है, मतलब उसका वोट शेयर जो है पिछली बार से 0.5% ही कम हुआ है। लेकिन जेडीएस के वोट बैंक में सेंध लगनी, वो कांग्रेस जो उस जगह उस मुकाम पर पहुंची है, वो जेडीएस के वोट बैंक में डेंट लगाकर पहुंची है। कर्नाटक जीत के साथ ही कांग्रेसी खेमे से क्रिस्टल क्लियर मैसेज आया। इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने यह मैसेज दिया कि कर्नाटक की सियासी पिच पर करप्शन के मुद्दे को कांग्रेस ने कैश कर लिया। जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस का विक्ट्री फैक्टर तो क्लियर हो गया, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी से कहां चूक हुई? वो कौन सी गलती है जिसने बीजेपी को दक्षिण में जीत का स्वाद चखने नहीं दिया? इसके हाईलाइट पहले जानिए। वजह नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर। वजह नंबर 2, कांग्रेस ने करप्शन के आरोप लगाए। मुंबई सरकार पर 40% वाली सरकार का तमगा लगा। वजह नंबर 3, टिकट बंटवारे पर नेताओं ने बगावत और येदियुरप्पा की नाराजगी। तो क्या यही फैक्टर कर्नाटक में बीजेपी को हाशिए पर ले गए? बीजेपी हार का मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस जीत के बाद और एग्रेसिव है। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक कैंपेन के दौरान मुंबई सरकार के करप्शन को टॉप लिस्ट में रखा। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कारगर भी रही। कांग्रेस जो मैसेज कर्नाटक की जनता को देना चाहती थी, उसमें कामयाबी मिली तो असर चुनावी नतीजों पर देखा। क्योंकि जिस तरह से जो मंत्री लोग हारे हैं, देख रहा हूँ कई मंत्री हार चुके हैं और कई मंत्री ट्रायल कर रहे हैं, तो लगता है कि वो कहीं न कहीं ये आरोप उनका चिपका है और जनता में जिनको कहना चाहिए था वो जनता के बीच में उन आरोपों का प्रतिकार नहीं किया।
रही बात बीजेपी की, तो टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के दिग्गज लीडर्स आला कमान के फैसलों से नाराज थे। बीच में यहाँ तक खबरें आई कि येदियुरप्पा जो कैंडिडेट चाहते थे, उनकी जगह ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया जो कांग्रेस कैंडिडेट्स को टक्कर नहीं दे पाए। उधर कांग्रेस ताल ठोक रही है कि करप्शन ने ही बम्बई सरकार की लुटिया डुबोई। टिकट को लेकर के देखिए, निस्संदेह रूप से मेरा ये कहना हमेशा रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है, नए लोगों को सामने लाना चाहती है। तो इसको लेकर के जो कई वर्षों से मंत्री हैं, कई वर्षों से एमएलए बन के आ रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जो स्पीकर साहब जो शायद हार रहे हैं, तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है, फिर भी वो पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है नया बदलाव चाहते हैं। और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। ग्राउंड जीरो पर रियलिटी पता चल चुकी थी। ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने पहले ही तय कर रखा था कि इस बार कर्नाटक की सियासी पिच पर जितना नुकसान होता दिख रहा है, उसे कम से कम किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्लॉग ओवर में कर्नाटक की सियासी पिच पर उतरे, तो जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। कई नेताओं का मानना है कि अगर पीएम मोदी धुआंधार कैंपेन नहीं करते, तो कर्नाटक में बीजेपी को और बड़ा नुकसान होता। We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह के लिए करप्शन को सबसे हॉट टॉपिक बनाया। इसी स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस जनता के बीच गई और ये समझने में कामयाब रही कि अब की बार कर्नाटक में परिवर्तन जरूर है। अब कर्नाटक की जीत को कुछ लोग आंकड़ों के नए चश्मे से भी देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले परफॉर्मेंस को अपने बेटर किया है, मच बेटर किया है। और ये इम्पैक्ट देखिए, आपके 136 सीटें कांग्रेस लेकर आई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है अपना वोट परसेंट जो है उसे इंटैक्ट रखा है, करीब करीब 36 से। अभी जो आंकड़ा है, देखिए फाइनल तो अभी पूरा आया नहीं है, कल इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी जो वोट शेयर है वो 34.4 के आसपास कहीं है, यानी बहुत मार्जिनल डिफरेंस या कम हुई है। जेडीएस का वोट शेयर जो है वो 5% जरूर कम हुआ है और यही वोट बैंक कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर गया है। इस 5% वोट की बदौलत 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती। सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? जेडीएस का वोट कम कैसे हुआ? क्या मुस्लिम वोटर्स ने इस बार जेडीएस से अपना वोट छीनकर कांग्रेस को दे दिया, यानी एक मुश्त वोट क्या इस बार मुसलमानों ने कांग्रेस को किया? जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली के नाम को भुनाने की कोशिश की। मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंच से जयकारे तक लगाए। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। लेकिन नतीजा आया तो कांग्रेस जीत गई और बीजेपी के पक्ष में बजरंगबली वाला दांव नहीं चला। असल में जो हुआ उसे समझिए और पहले इन आंकड़ों को देखिए। चुनाव बाद सी वोटर के सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक मुसलमानों का 75% वोट कांग्रेस को मिला, बीजेपी को 8, जेडीएस को महज 11% मुस्लिमों का वोट हासिल हुआ। अन्य के खाते में 6% मुस्लिम वोट गया। मतलब ये है कि बजरंग दल विवाद के बाद मुसलमानों का ध्रुवीकरण बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में हो गया। अगर ये वोट बैंक कांग्रेस और जेडीएस में बंटता तो बीजेपी को फायदा होता, मगर ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस फायदा उठा ले गई।
राजनीति के कई जानकार ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बजरंग दल विवाद को जानबूझकर घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया ताकि बीजेपी को इसी जाल में उलझाया जाए। नतीजों के बाद तो यही लग रहा है कि बीजेपी वाकई में कांग्रेस के जाल में फंस गई। बजरंग दल की बात करेंगे, मुझे ये लगता है कि हनुमान जी में हम भी बिलीव करते हैं, पर हम राजनीति नहीं करते इन चीज़ों में। मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि एक स्पष्ट सरकार, और जो सरकार जो मतलब उनके हित में काम करे। बीजेपी ने जिस जोर शोर से बजरंग दल के विवाद को बजरंग बली से जोड़कर बड़ा बनाया, उससे शायद पार्टी को उम्मीद रही होगी कि हिंदुओं का वोट उसके पक्ष में एकजुट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव बाद का सी वोटर का सर्वे कहता है कांग्रेस को 58% दलितों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को सिर्फ 25% दलितों ने वोट दिया। जेडीएस को 13%, अन्य को 4% दलितों का वोट मिला। इसी तरह आदिवासियों की बात करें तो कांग्रेस को 46% आदिवासियों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को 35% आदिवासियों ने वोट दिया। जेडीएस को 13% और अन्य को 6% आदिवासियों का वोट मिला। मतलब ये कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए। बजरंग बली के नाम और नारों के बावजूद आदिवासी और दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में चला गया। इन्हीं कारणों से बीजेपी कर्नाटक का अपना किला नहीं बचा पाई। राजनीति की भाषा में इसी स्थिति को रिवर्स पोलराइजेशन की श्रेणी में रखा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो आप जिस मुद्दे को लेकर अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं वो ना हो, और उल्टे विरोधी के पक्ष में अपने आप ही उस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो जाए। बजरंग दल विवाद के बाद कर्नाटक में यही हुआ और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। बीजेपी का हर नेता मुद्दों की बात पीछे छोड़कर बजरंग विवाद को धार देने में जुट गया, जिसे कांग्रेस अपने पक्ष में उड़ा ले गई। कांग्रेस की जीत प्रचंड है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन इस जीत के बावजूद कांग्रेस को एक और चुनौती से पार पाना होगा। कर्नाटक चुनाव तो जीत लिया, लेकिन स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर पार्टी के बीच मंथन जारी है, लेकिन टेंशन भी। एक तरफ 1,22,000 वोटों से जीते डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ कांग्रेस के सीजन पॉलिटिशियन, जननायक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है सिद्धारमैया, दोनों खुले तौर पर सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन पार्टी का कहना है कि कांग्रेस विधायक दल की पहली मीटिंग कल बुलाई जाएगी, इसके बाद आगे कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। एबीपी न्यूज पर पूरे दिन देश की जनता ने कर्नाटक के चुनाव नतीजों को देखा। हर प्लेटफॉर्म पर पल पल बदलते अपडेट्स और एनालिसिस को ध्यान से सुना। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक में नाटू नाटू वाले एनिमेशन ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की खुशी के साथ उसके बड़े चैलेंज को भी दिखा दिया। सवाल है कर्नाटक की कमान कौन संभालेगा? हाईकमान डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से किसे चुनेगा? कांग्रेस फिलहाल इस इश्यू पर ज्यादा खुलकर बोलने से बचती दिखाई दी, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक है। कहीं राजस्थान में पायलट और गहलोत जैसी सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए पोस्चरिंग की गई। पार्टी अध्यक्ष खड़गे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को साथ लेकर आए। आप सभी लोगों को इस तरह एकजुट होना चाहिए, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं और तभी देश को बचाया जा सकता है। यदि आप हर जगह लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं तो हमें आने वाले चुनावों में बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। यकीन मानिए, विजयश्री पर सवार कांग्रेस के लिए ये फैसला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ने अपने डिफरेंस भुलाकर एक साथ पार्टी के लिए प्रचार किया। उनके हंसी मजाक वाले वीडियो सामने आए, लेकिन अब दोनों की दावेदारी मजबूत है। दोनों के सपोर्टर्स उन्हें सीएम बनते देखना चाहते हैं। शिव कुमार तो इमोशनल भी हो गए। आई एश्योर्ड श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी that
and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. वहीं सिद्धारमैया लगातार ये कहते रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसी इमोशनल अपील पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर जनता के बीच पहुंच गए। हमने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस को लगभग 130 सीटें मिलेंगी। ये एक बड़ी जीत है। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे, वो बीजेपी सरकार से तंग आ चुके थे। कांग्रेस पार्टी को दोनों लीडर्स की इंपॉर्टेंस का पता है, उनका महत्व और कद किसी से छिपा नहीं, इसलिए हो सकता है कि आगे इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश हो। डीके शिव कुमार कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर, स्टेट कांग्रेस चीफ रहते हुए उन्होंने काडर को एकजुट रखने में मदद की, स्ट्रेटेजी बनाई और 3 साल की मेहनत के सफल होने के बाद सीएम पद की दावेदारी इस तरह ठोक। जबकि सिद्धारमैया पूरे कर्नाटक में कांग्रेस के एक्सेप्टेड लीडर माने जाते हैं। अपनी कम्युनिटी के बीच खासी पकड़ है और दोनों के सपोर्ट में टॉप पोस्ट पर देखने वाले बयान सर्कुलेट हो रहे हैं। राजस्थान, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his efforts. His contribution is very large in this election result. कांग्रेस में इस तरह की अंतर्कलह नई नहीं है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच खींचतान काफी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में सीएम पोस्ट को लेकर टीएस सिंहदेव की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए कांग्रेस के सामने कर्नाटक में दोनों लीडर्स को बैलेंस करना चुनौती तो है। हालांकि पार्टी के लीडर्स का कहना है कि अब विधायक दल अपना नेता तय करेगा और इसी के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला सस्पेंस खत्म हो सकेगा। अब कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के कई लीडर्स को लगने लगा है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। प्रधानमंत्री को कड़ी चुनौती दी जा सकती है और ये चुनौती जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिल सकती है। ये तक कहा जाने लगा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने मोदी की हार हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट इलेक्शन के मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी क्या चलेंगे? क्या विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में परफॉर्म कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस की विक्ट्री के बाद जो नेता तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा? क्या वो अब अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे? क्या मोदी को रोकने के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला निकल पाएगा? जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान दिया। कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर अपना असेसमेंट सामने रखा। मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था। जयराम रमेश के बयान और कांग्रेस की इस मेगा विक्ट्री के बाद सवाल उठे कि क्या कांग्रेस को मोदी की काट मिल गई? क्या मोदी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है? क्या मिशन दिल्ली के लिए मोदी लहर का तोड़ मिल गया? इन सवालों पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो खामोश रहे, लेकिन जयराम रमेश ने दिल्ली की सत्ता वाले दरवाजे खुल जाने की बात कह दी। I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला। जयराम रमेश कांग्रेस की जीत को मिशन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस बार बार बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत की बात कर रही है, लेकिन इस जीत ने एक और काम किया। जो नेता बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को छोड़कर मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे थे, कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब बार्गेनिंग करने में मुश्किल होगी। ममता बनर्जी के बयान से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamiji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. ममता बनर्जी के बयान का मतलब है कि अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस रिपीट हुआ तो फिर दोनों राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस का कद और बढ़ेगा
और फिर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल के चेहरे का वेटेज बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखे, महाअघाड़ी की मीटिंग बुलाई, कह दिया कि अगर साथ रहे तो कर्नाटक जैसे नतीजे महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं। कर्नाटक के नतीजों से पता चल रहा है कि जनता उनके खिलाफ है। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए ये संकेत है। धर्म और जाति के नाम पर आप एक बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। कर्नाटक चुनाव पर नजर तो अखिलेश यादव की भी थी और उनके ट्वीट की भी चर्चा हुई। अखिलेश ने कहा, ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। Now it is the beginning of the end of 2024. So UP is with them and Gujarat is with them. Jogi Raj is there, atrocities Raj is there. Akhilesh will do better, and I will be with Akhilesh also, others also. यूपी में ममता का वोट बैंक ना के बराबर है और बंगाल में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर हार जीत तय कर सकती है, ये भी जग जाहिर है। इसलिए ये फैक्ट है कि अब जो भी फ्रंट बनेगा उसमें कांग्रेस को इग्नोर करना मुश्किल होगा। मगर सवाल वही है कि राहुल को कांग्रेस को लीडर और बिग ब्रदर के रोल में कौन एक्सेप्ट करेगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में। कर्नाटक विक्ट्री से कांग्रेस जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उतनी ही कॉन्फिडेंट इस वक्त बीजेपी भी है। उत्तर प्रदेश में हाई है उसका कॉन्फिडेंस। निकाय चुनाव की सियासी पिच पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली है। नगर निगम की 17 में से 17 सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी ऐसी लहर चली कि खुद सीएम योगी ने कह दिया, यूपी में अब ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। निकाय चुनाव पर ही विरोधियों का क्लीन स्वीप बीजेपी ने नहीं किया, बल्कि 2 विधानसभा सीट पर हुए बाइपोल में भी बीजेपी के सहयोगी दल का दबदबा दिखा है। आखिर यूपी का ये मिजाज 2024 के लिए कैसा सिग्नल है, अब इसे समझिए। जीत का जश्न है, विजय श्री की गूंज है, नारेबाजी है, जोश है, जुनून है। यूपी निकाय चुनाव की सियासी पिच पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विरोधी खेमे की हसरतों के शामियाने धराशायी हो गए। निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में आए। नगर निगम में बीजेपी ने ऐसा क्लीन स्वीप किया कि जीत का नया कीर्तिमान सेट कर दिया। नगर निगम की 17 की 17 सीट बीजेपी ने जीती। यूपी नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक भगवा आंधी के आगे कोई नहीं टिक सका। निकाय चुनाव में विराट जीत मिले तो सीएम योगी ने साफ कहा कि सूबे में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। जिस विश्वास और भरोसे का जिक्र सीएम योगी कर रहे थे, उसकी धाक नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजों पर भी दिखी। नगर पालिका की कुल 199 सीट में बीजेपी 87 सीट मिली, एसपी 36 सीट मिली, बीएसपी 18, कांग्रेस 5, अन्य को 53 सीट मिली। निकाय चुनाव से अलग स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के फेवर में रहे। दोनों सीट पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के कैंडिडेट्स ने बाजी मारी। सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक से राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निकाय चुनाव में एसपी बीएसपी को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। नगर निगम और नगर पालिका के नतीजों की तरह ही नगर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी। नगर पंचायत की 544 सीट में से बीजेपी 194 ने जीती। एसपी के खाते में 79, बीएसपी के खाते में 46, कांग्रेस को 9
जबकि 216 सीट अन्य के खाते में गई। निकाय चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी को विराट जीत मिली, जबकि अखिलेश यादव की साइकिल की हवा फिर निकल गई। इस विराट जीत का क्रेडिट बीजेपी सीएम योगी के विजन को दे रही है। 17 के 17 मेयर सीट आपने जीते और माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे कार्यों के कारण, उनकी विकास की प्रोग्राम्स के कारण जनता का विश्वास हासिल हुआ है। उनका वोटों का जो इतना बारिश हुई है वो सब जनता का प्यार है। और मैं इतना ही कह सकती हूँ एक साथी दल की नेता होने के नाते कि हमारे गठबंधन ने जनता को निराश नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सुशासन और विकास का पक्ष लिया। जो वादा किया है वो निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में मिली जीत से बीजेपी गदगद है। साफ है कि बाबा की बुलडोजर नीति से लेकर माफिया पर एक्शन और विकास का फॉर्मूला फिर सुपरहिट रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।